जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत राग दरबारी उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए करीबन 18 अध्याय आपका खत्म हो चुका है और 19वां अध्याय से हमें वाचन करना था। तो लाइव क्लास तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम प्रीमियर लगा देंगे। आप लोग इसको उपन्यास को अपने खत्म करते रहिए। जब टाइम होगा तो हम लाइव क्लास लेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि जनवरी से आधी अभी जैसे इसके पहले वाले प्रसंग में आपने देखा कि किस तरीके से जो है वैद्य जी का जो नौकर था, तो शनिचर के ऊपर ये पूरा दायित्व हो गया कि वो प्रधानी लड़ रहा है और वो थोड़ा-थोड़ा अपने रौब में भी आ रहा है कि प्रधान बनने के उसमें क्या हमें कैसे रहना है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है पूरे शिवपालगंज में चर्चा भी है। और यहाँ पे अब शुरू हो रहा है कि जनवरी आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, जिसके बाद फरवरी आनी थी, जिसमें गाँव सभा के चुनाव होने थे। मतलब चुनाव कब होना था? जनवरी आधा बीत चुका था, फरवरी आना ही था और ऐसा लग रहा था कि फरवरी में ही जो है गाँव सभा का चुनाव होने वाला था। अब क्या है कि उसके बाद मार्च का महीना था, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ शुरू होने वाली थी। और क्योंकि आप छंगामल इंटर कॉलेज के बारे में देख ही रहे हैं, पूरा कार्रवाई जो है वैद्य जी के हाथ में है। तो एक पूरा मतलब गरमा-गर्मी का माहौल है, जनवरी से लेके मार्च तक के बीच में। चुनाव ने एक ओर तो सनीचर और बद्री पहलवान के अखाड़े को और दूसरी ओर रामाधीन भीखम खेड़वी और उनके जुआरी जो थे सेना नायक, उनको प्रजातंत्र की सेवा में लगा दिया। जिसे करने का अभी तक मुख्य ढंग ये था कि दोनों दल एक दूसरे को पीठ पीछे चीख-चीख कर गालियाँ देते थे। आशा यही थी कि फरवरी के महीने में ये काम आमने-सामने भी होने लगेगा, क्योंकि एक तरफ ये लोग सामने-सामने खड़ा हो जाएँगे। जहाँ तक मार्च में होने वाली परीक्षाओं की बात है, वे अभी किसी को भी नहीं फँसा पाई थी। विद्यार्थी, अध्यापक हैं और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब हैं, वे भी। अभी बिल्कुल ये लोग बेलौस हैं कि ठीक है, वो सब देखा जाएगा। पर प्रिंसिपल साहब एक दूसरे मामले में फँस गए हैं। दरअसल यहाँ पे लग रहा है कि प्रिंसिपल का चुनाव करवा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले जब कॉलेज की कमेटी का सालाना बैठक हुआ, बहुत दिन से तो सालाना बैठक हुआ नहीं था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सालाना बैठक होना चाहिए। इसलिए आपने देखा था कि इनके जो है वैद्य जी ने अपने छोटे लड़के रूपन को और क्या नाम है रंगनाथ को भेजा भी था गया दिन को कि जाके ज़रा उनसे बात करो, क्योंकि वो जो है कॉलेज के चंगामन कॉलेज के उपसभापति थे। तो उन्होंने कहा था तो ठीक है, मतलब अगर खराब से खराब स्थिति में वैद्य को तो सब जानते हैं, कोई नया आ गया तो उसको कैसे जानेंगे? चाहे वो व्यंग बोले हों, व्यंग के तरीके से बोले या तो सही बोले हों, पर उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था। ये प्रिंसिपल साहब को ये सब खटक रहा था। प्रिंसिपल साहब जहाँ तक चाहते थे कि ना ही सालाना बैठक हो, ना ही कुछ हो, ना ही मैं बदल जाऊँ यहाँ से। प्रिंसिपल एक दूसरे मामले में फँस गया। कुछ दिन पहले जब कॉलेज की कमेटी की सालाना बैठक हुई थी, तो वैद्य जी को एक राय से दोबारा ये हुआ कि मैनेजर चुन लिया गया कि आप ही फिर से मैनेजर बनोगे। इस बात को लेकर कुछ मेंबरों ने ये शिकायत शिक्षा मंत्री के पास भेज दी। उनका ये कहना था कि विरोध प्रकट करने वाले मेंबरों को बैठक में आने ही नहीं दिया गया। यानी पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए ना। आप तो पक्ष वाले को ले जाके बोले कि फिर से मेमरी जो है इनको दे दिया जाए मैनेजर का पद। और तमंचे से आप लोगों ने धमका के सारा काम करा लिया। मतलब सालाना बैठक भी दिखावट में कराया और फिर से वैद को जो है आपने गद्दी पे बिठा दिया। विपक्ष वहां गया नहीं, बात पहुंच गई शिक्षा मंत्री के पास। शिकायत में इस बात को ऐसे विस्तार से लिखा गया था कि शिकायती पत्र का पढ़ा जाना बहुत जरूरी था और अगर उसे पढ़ भी लिया जाए तो उस पर विश्वास करना तो बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि उसका निष्कर्ष यही था कि शिवपालगंज में कायदा कानून तो सब मिट गया है, वहां थाना पुलिस नाम की कोई चीज है नहीं और चार गुंडे मिलकर जहां चाहे जैसे चाहे वैसे वो कर सकते हैं। स्पष्ट था कि इस बात को गलत मानने के लिए किसी जांच की जरूरत थी नहीं। फिर भी कुछ विरोधी मेंबरों ने शहर पहुंचकर इस शिकायत की नकल शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों को दे दी और फिर लौटकर वे पूरे इलाके में प्रचार करने लगे कि मामले की जांच डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नामक एक अफसर करेगा, जो वैसे तो बहुत गऊ आदमी है, पर इस बारे में उन्हें वैद्य जी के बाप भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ऊपर से सच्ची जांच करने का हुक्म आया तो सच्ची जांच तो बंदा करेगा ही, चाहे वो गऊ हो चाहे जो हो। प्रिंसिपल साहब को फंसाने के लिए इतना ही काफी था। वे जानते थे कि जांच वाली बात वैद्य जी खुद देखेंगे, पर जांच के सिलसिले में हकीमों के दौरे भी होंगे और उसके बारे में प्रिंसिपल साहब को देखना पड़ेगा। हकीम लोग जब कॉलेज में आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ने अपने आप को जवाब दिया, पहले तो वो इमारत देखेंगे। इसलिए वे इस समय इमारत की सुंदरता बढ़ाने पे तुले हुए थे। उन्होंने ये देखा, शहर में अगर एक छोटा सा पौधा लगाकर उसके चारों ओर ईंटों का घेरा बना दूं और उसे लाल पीले सफेद रंग से पोत दो, तो बिना किसी बात के ही अधूरा मैदान बाग जैसा लगने लगेगा। उन्होंने तय किया कि ठीक है, कॉलेज की इमारत के सामने एक कतार गुलमोहर और अमलतास के पेड़ों को लगा देंगे और हकीमों के आने के पहले ईंट के रंगे बिरंगे घेरे बना देंगे। आते वक्त आंख की आंखें साफ सुथरी रंग बिरंगी इमारतों पे होंगी और जाते वक्त उनके पेट के अंदर फर्स्ट क्लास चाय और नाश्ता करा देंगे।
प्रिंसिपल साहब ने सोचा और जनवरी की जाड़े पाले का लिहाज छोड़कर पेड़ लगाने के लिए हर मौसम अच्छा होता है, इस वैज्ञानिक धड़ल्लेबाजी से आगे बढ़कर वे काम में जुट गए। वे कॉलेज की चार दीवारी के पास खड़े हुए कुछ गड्ढे खुदवा रहे थे। उनके हाथ में एक मोटी और चिकनी किताब थी जो देखने से बहुत कीमती लग रही थी। वे अपनी काम काज वाली पोशाक यानी बिना मोजे के जूते और हाफ पैंट में देखने वाले चाहे जैसे समझे अपने को निहायत चुस्त और चालाक समझते हुए खड़े थे। किताब को एक पालतू बिल्ली की तरह प्यार के साथ पकड़े हुए थे। एक मजदूर ने फावड़ा चलाना रोक कर प्रिंसिपल साहब से कहा, देखिए मास्टर साहब, गड्ढा कितना ही रहेगा। प्रिंसिपल साहब सिर हिलाते हुए बोले, ओह ये भी कोई गड्ढा है, चिड़िया भी एक बार मुद्दे तो उफना चले। खोदते जाओ बेटा, अभी खोदते जाओ, कहकर उन्होंने पास खड़े हुए एक मास्टर की ओर अभिमान से देखा। वे उस मास्टर को बहुत पहले से जानते थे क्योंकि वह उनका चचेरा भाई था। उसने भी इधर उधर देखकर मैदान को दुश्मनों यानी दूसरे मास्टरों से साफ पाकर भाईचारे के साथ का, भैया इस कॉलेज में तो तुम बागवानी के एक्सपर्ट हो गए हो। प्रिंसिपल नाम ने किताब को सीने से लगा ली, कहा, सब इसी की बदौलत है, पर साले ने बड़ी कड़ी अंग्रेजी लिखी है, समझने में तो दिमाग मामूली हो तो चक्कर घिन्नी खा जाता है। चचेरा भाई बोला, आप तो लोहे के बने हैं, कॉलेज का इतना इतना काम पॉलिटिक्स में ही सिर भरना जाता होगा, उसके ऊपर आप किताब भी पढ़ लेते हैं। अपने साथ तो ये कि कोई 10 जूते मार ले पर पढ़ने को ना कहे, जी घिनना जाता मेरा किताबों से। प्रिंसिपल ने 50% बड़े भाई और उतने ही प्रतिशत प्रिंसिपल के लहजे में कहा, चुप रहो, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, सफर तक मैं अपनी किताब साथ रखता हूँ, नहीं तो अकेले कोट पैंट से क्या होता है, उसी से कोई तुम्हें मास्टर थोड़ी ही कहेगा, कोट पैंट तो कुजड़े भी पहन सकते हैं। भाई ने कहा, आप तो ठीक कहते हो, मैं बात काटता नहीं हूँ, पर हम में और कुजड़ों में अभी फर्क ही क्या है, ये साली टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गले फल के समान है, लौंडों के पेट में नींबू बढ़ते रहते, कोई हजम करता कोई क्या करता है। प्रिंसिपल हंसने लगी, बोले, बात जरा ऊंची खींच दी तुमने, समझदार की मौत है, कहकर वे गड्ढे की ओर झांकने लगे जैसे समझदार के मर जाने पर उसे वे वहीं दफन करेंगे। तभी खन्ना मास्टर लपलपाते हुए वहां आ गए। प्रिंसिपल को एक कागज पकड़ाकर बोले, ये लीजिए। प्रिंसिपल ने चचेरे भाई की ओर मदद के लिए देखा, फिर गड्ढे के पास खड़े खड़े वे एकदम तन गए और अफसर हो गए। बोले, ये क्या दे रहे हो। उन्होंने कहा, है क्या, कागज है। वे उस तने हुए सीने और तसी हुई आंखों से देखते खन्ना मास्टर ने हितैषी की तरह कहा, लाइए पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, जाइए अपना काम देखिए, मुझे पढ़ाने की मेहनत ना कीजिए, मैं कर लूंगा। और वे ये बात घृणापूर्वक बोले। खन्ना मास्टर ने सांस खींचकर कहा, इस जन्म में पढ़ाने से कहाँ बचत है। प्रिंसिपल का चेहरा भाई खन्ना मास्टर के चेहरे पर निगाह जमाए खड़ा हुआ था। माली के बंगले की चारदीवारी के अंदर खड़ा अल्सेशियन जैसे सड़क के देसी कुत्ते को ताक रहा हो। प्रिंसिपल साहब काफी देर तक उस कागज को घूर घूर कर देखते रहे। पुराने जमाने के यानी वो जो था कागज पुराने जमाने के देसी होते ना, तो कागज तक जलकर भस्म हो जाते, इतने गुस्साए थे। पर इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, वो भस्म हो जाता। काफी देर तक उसे देखते रहे। उन्होंने फिर खन्ना मास्टर को वापस कर दिया। जैसे खन्ना मास्टर से तो वैसे ही ये जलते रहते थे। खन्ना ने चिढ़कर कहा, ये क्या, वापस क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, है क्या, कागज है, कहकर प्रिंसिपल एक गड्ढे का निरीक्षण करने लगे। अब ये खन्ना मास्टर ने वोट दबाया, आवाज संभाल कर बोला, जो भी हो, ये है लिखित प्रार्थना पत्र, पर आपको लिखित आदेश देना ही होगा। प्रिंसिपल एक मजदूर से बात करने लगे, कह रहे थे, ठीक ठीक, अब बंद करो, अब ये गड्ढा खुद रहा है, गड्ढा, कुआं नहीं खुद रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये काफी है इतना। खन्ना मास्टर थोड़ी देर गुमसुम रहे, फिर बोले, मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है, छुट्टी चाहिए, आपको लिखकर हुक्म देना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब पंजों के बल गड्ढे की गीली मिट्टी पर अनायास बैठ गए ताकि देखने वाले देख लें कि कॉलेज के हित में वे नाली तक में लौटने को संकोच नहीं करते, और मजदूरों को गड्ढे के मेड़ के बारे में विस्तार पूर्वक आदेश देने लगे। खन्ना मास्टर की बात अब पास और संगीत की हैसियत से ऊपर ऊपरी मतलब पीछे ऐसा कोई बैक में बोल रहा हो। वे भी पंजों के बल गड्ढे के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए। बोले, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद गड्ढे में कूदिएगा। प्रिंसिपल ने इतनी देर बाद उन्हें सीधे सीधे देखा। गड्ढे में कूदूंगा तो जरूर, पर पहले तुमको ढकेल कर तब ऊपर से कूदूंगा, समझ गए खन्ना, कहकर उन्होंने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा। चचेरे ने एकदम से विनम्र मातहत आवाज में कहा, मैं जाकर चपरासियों को बुलाए लाता हूँ, लगता है झगड़े का अंदेशा है। पर प्रिंसिपल साहब, मेरी प्रार्थना है कि तब तक आप कुछ कहिएगा नहीं, एक काम करता हूँ, पहले हम उन लोग को बुला लें। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं क्या कहूँगा भैया, मैं तो चुपचाप सहता चला जाता हूँ, जिस दिन इनका घड़ा भर जाएगा अपने आप भक से फूट जाएगा।
प्रिंसिपल ने ये कहकर खन्ना मास्टर को सांप जैसा दे दिया। वे एकदम से घबरा गए। उन्हें डर लगा कि प्रिंसिपल चिल्लाकर कहीं अन्य कह बैठे कि खन्ना उन्हें मार रहा है, कहीं मुकदमे न फंस जाए। वे चुपचाप गड्ढे के पास से उठकर दूर खड़े हुए एक दूसरे मास्टर के पास चले गए और जोर से, ताकि सारी दुनिया सुन ले, बोले, धमकी मत दीजिए मास्टर साहब, नवाबी का जमाना नहीं है, इतनी आसानी से खन्ना की जान नहीं निकलेगी। आपको बता देता हूँ, मेरी देह पर हाथ लगाया तो खून हो जाएगा, कह देता हूँ। खन्ना चीखना नहीं चाहते थे, पर फैल मचाने की सोचते सोचते वो सचमुच ही फैल गए। कुछ मास्टर उनके पास आके खड़े हो गए। अचानक वे फिर चीखे, मारिए मारिए ना मुझको, बुलाइए चपरासी को, उन्हीं के हाथों बेइज्जत कराइए, रुके क्यों हैं? तमाशा हो रहा है। ये सही बात को समझते ही दोनों गुटों के कई मास्टर मौके पर आ गए। लड़के अब काफी संख्या में वहां पे नहीं आए थे। जो भी आए थे उन्हें चपरासियों ने डांट कर दूर भगा दिया। वे बरामदे में खड़े खड़े पूरी कार्रवाई देख रहे थे। मौके पर यह तमाशा सिर्फ वयस्कों के लिए रह गया था। प्रिंसिपल साहब इस बकलूट प्रदर्शन पर पहले तो घबराए, फिर अपने गुस्से पर लगाम लगाकर खन्ना मास्टर के पास पहुंचे। उन्होंने उनके हाथ से छुट्टी की दरख्वास्त खींच ली और ठंडे सुरों में कहा, चिल्लाओ नहीं खन्ना, तुमको धोखा हो गया है, लाओ तुम्हारी दरख्वास्त पर हुक्म लिख देता हूँ। इशारा पाते उनके चचेरे भाई ने उनके हाथ में एक फाउंटेन पेन पकड़ा दी। बागवानी की किताब पर दरख्वास्त टिकाकर वे उस पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते बोले, हम लोगों के सिद्धांत की लड़ाई है, उसमें मारपीट का क्या सवाल, शांति से काम लेना चाहिए। खन्ना मास्टर खुद अपने तमाशे से तंग हो रहे थे। कहने लगे, पहले इस कागज पर हुक्म कीजिए, तब दूसरी बात होगी। वही तो कर रहा हूँ, वे मुस्कुराकर बोले। लो। कई शब्दों पर उन्होंने गुड़ा का निशान बनाकर काट दिया था, कुछ के ऊपर गोला दायरा बना दिया। अंत में उस पर अंग्रेजी में लिखा, खारिज। इसके पहले कि खन्ना मास्टर कुछ बोलते, उन्होंने दरख्वास्त उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, स्पेलिंग बहुत कमजोर है, हॉलीडे में यल के बाद वाई लिख दिया है। खन्ना में पता नहीं कि के कैपिटल लिखा है या स्मॉल, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर सन्न रह जाना। खन्ना मास्टर ने गैंडी की तरह मुंह फाड़ कर आवाज निकाली, निकलना अब कॉलेज के बाहर, वही सारी स्पेलिंग तुम्हें याद करा दूंगा। फिर संग्राम फिर शुरू हो गया। ये सवेरे की बात है। दोपहर तक तो थाने पर दोनों पक्ष की ओर से रिपोर्टें जा चुकी थी। उनसे प्रकट होता था कि मास्टरों ने दंगा किया था और एक दूसरे की हत्या भी करनी चाहिए थी। ये देखते हुए कि उन्हें हत्या करने से रोकने वाला कोई नहीं था, वो बात साफ नहीं हो रही थी कि उन्होंने फिर सचमुच ही अपने दुश्मनों की हत्या क्यों नहीं की। पुलिस ने इस नुक्ते को पकड़कर उल्टी तरह से मामले की जांच शुरू की। उसी दिन दोपहर को वैद्य जी की बैठक में इस घटना पर विचार विमर्श हुआ। वहाँ सामान्य नागरिकों की मुख्य प्रतिक्रिया यही रही कि घटना को कुछ और महत्वपूर्ण होना चाहिए था, यानी अपने किसी साथी की हड्डी नहीं टूटी तो कोई हर्ज तो नहीं है, कम से कम ये हुआ, इतनी चोट तो लगनी ही चाहिए थी कि खून निकल आता। अब यहाँ पे देखिए, इनके यहाँ वैद्य जी के यहाँ सब एक से बढ़ के एक है। उन्होंने कहा इतना तो ये लोग करते कि मारपीट करते, हड्डी तो टूटती और एक बढ़िया मुकदमा बनता। सनीचर जो था प्रधान बनने वाला भावी प्रधान, उसने ये सोचकर कि गांव प्रधान बनने के पहले नेतागिरी का एक काम मिल जाता बिना किसी फीस के अपनी सेवाएं देता, और कहा कि प्रिंसिपल साहब चाहे तो मैं उनके हाथ में बर्छी भोंक कर खून निकाल लूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये भी खन्ना के नाम लिख जाएगा। छोटे पहलवान ने उसे दुतार कर कहा, चुप रहो, मतलब अभी तुम प्रधान बनने वाले हो, प्रधानगिरी पहले से छाटने लगे हो। उस दोपहर रंगनाथ और रूपन सारी बातें चुपचाप सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले कि जो सुपालगंज में बेवकूफ़ी की अलामत चल रही थी, वास्तव में भीतर ही भीतर प्रिंसिपल पर जलते भूनते रहे। और बहुत बाद में रूपन ने बाहर आकर कहा कि ये साला पिताजी को अभी कचहरी के रास्ते पर लिए जा रहा है, बाद में उन्हें जेल भी ले जाएगा। उस दोपहर वैद्य जी प्रिंसिपल की जवानी, खन्ना मास्टर की कहानी गंभीरतापूर्वक सुनते रहे, और पूरी बात सुनकर उन्होंने ऐसी बात कही जिसका इसके मामले से कोई संबंध नहीं था। बात बड़ी सात्विक थी और आदमी को एकदम निरोग बना देती थी। उन्होंने कहा, जिला विद्यालय निरीक्षक का धर्म देखकर मैं तो दंग रह गया। गत मंगलवार शहर गया था, देखा एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में पृथ्वी पर साष्टांग लेटे रहा। वो उठा तो मैं अवाक रह गया। ये हमारे विद्यालय निरीक्षक जी थे। आंखों से उनकी जो है सो प्रेमाश्रु टपक रहे थे। मैंने नमस्कार किया तो प्रीति नमस्कार में उन्होंने भरे गले से कुछ हाउ हाउ जैसे कहकर फिर आंख मूंद ली। भैंस का उत्तम घृत लिए जाइएगा, 4-6 सेरा, ऐसा धार्मिक आदमी वनस्पति खाकर अपना धर्म नष्ट कर रहा है साला। ये है समय की लीला। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है, सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वो जिधर ही उदित होता वही पूर्व दिशा हो जाती है। इसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वो जिधर निकल जाता उधर ही दौरा हो जाता है। इसे नए सौर सिद्धांत के अंतर्गत एक महापुरुष उसी दिन शाम के लगभग 4 बजे शहर से मोटर भगाते हुए देहात की ओर आए।
सड़क के दोनों ओर प्रजा के खेतों पर निगाह डालते उन्होंने अपने आप को धन्यवाद दिया कि उनके पिछले साल के व्याख्यान के कारण इस साल रबी की फसल अच्छी होने वाली है। खासकर उनके बताए तरीके से खेती कर रहे हैं। उन्हें ये भी मालूम हो गया कि खेत जोतना चाहिए और उनमें खाद ही नहीं, बीज भी डालना चाहिए। वे सब बातें समझने बूझने लगे और नई समझदारी के बारे में उनकी घबराहट छूट रही थी। किसान कितना प्रगतिशील हो रहे हैं और संक्षेप में वे इसी मामले में पिछड़े भी हैं कि वे आज भी किसान है। मोटर तेजी से भागी जा रही थी। सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी चलते हुए मुसाफिर आंधी के पत्तों की तरह उड़ उड़कर किनारे होते चले जा रहे थे। उन्होंने फिर अपने को धन्यवाद दिया कि इतने आलसी नागरिक उनकी वेगवती मोटर के असर से इतने फुर्तीले हो गए हैं। साथ ही वे इतने चतुर भी कि ऐसी तेज मोटर के नीचे उनका अंगूठा तक नहीं कुचलता। संतोष के साथ उन्होंने अपने आप से फिर भारतवर्ष से कहा, शाबाश, तेरा भविष्य तो बड़ा उज्जवल है। बस काड़ी चंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के सामने से निकल गया। अंडर वियर पर बुशर्ट और थारीदार पैजामे पर बिना बनियान का कुर्ता पहने हुए कई लड़के पुलिया पर बैठे थे। दोनों ओर से तीतर की बोलियां चल रही थी। सेकंड के एक खंड में उन लड़कों को देखते ही उनके बेतुकेपन से उन्होंने भाप लिया कि ये सब विद्यार्थी हैं। बस क्या था, गाड़ी लगभग एक फलांग आगे निकल गई। तभी अचानक महापुरुष को याद आया कि उन्होंने नौजवानों के आगे पिछले 48 घंटे में कोई व्याख्यान दिया ही नहीं। उन्हें अचानक याद आया कि नौजवानों के लिए हमें क्या क्या दुख नहीं सहे। उन्हीं के लिए गांव का छोड़ कर शहर में हमने बंगला लिया, तालाब के किनारे बैठना छोड़कर शाम सवेरे एक छोटी सी कमरे में बैठे रहने की आदत डाली। अपने आप को इतना इतना मैंने बदल डाला इनके लिए। तो जैसे ही उन्हें याद आया कि मैं उन्हीं प्यारे नौजवानों से इतनी दूरी कैसे बरतूं, तो उन्होंने सोचा मैं इतनी देर बिना लेक्चर दिए ही रह लिया। मेरे मन में इतने ऊंचे विचार उठे, पर मैं स्वार्थी की तरह अपने आप में ही समेटे रहा। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ। धिक्कार है मुझे, जो इस देश में पैदा होकर भी इतनी देर मुंह बंद किए रहा। 48 घंटे उन्होंने आश्चर्य से सोचा। फिर 2880 मिनट और उसे 60 से गुणा कीजिए तो जितने ही सेकंड आए। भाई, ये कितना सेकंड है। इतने समय के भीतर मैंने नौजवानों को उत्साह दिलाने के लिए एक भी लेक्चर नहीं दिया। क्या हो गया मुझे, कहीं मुझे लकवा तो नहीं मार गया। पलक झपकते ही उन्होंने इतना ही सोचा था और फिर ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी मोड़ लो, हम इस कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उनके कॉलेज में आते ही छुट्टी हो गई। लड़के दर्जे से बाहर आकर मैदान में बैठ गए। स्थानीय हकीम, बैगमों में कौड़ियां खेलने वाले जुआड़ी ताड़ीदार सब के सब वहां पे बैठ गए। जवार के सोहदे वे भी बात की बात में मौके पर आ गए। अच्छी खासी मीटिंग बैठ गई। ना भी आते तो भी मीटिंग हो ही जाती। बोलने वाला बेशरम हो तो लैंप पोस्ट का सहारा काफी है। अकेले ही मीटिंग कर लेंगे। पर ये सचमुच की मीटिंग हुई। लड़कों को होने का प्रत्यक्ष फल ये निकला कि उन्हें कमरों के अंदर रखा तो कॉलेज हो गया, बाहर रखा तो वही चीज मीटिंग हो गई। उन्होंने लड़कों को बताया कि वे देश के भविष्य हैं। मास्टरों को बताया कि वे देश के भविष्य निर्माता हैं। लड़के और मास्टर ये पहले से ही जानते थे कि वो देश के वो भविष्य निर्माता है। फिर उन्होंने लड़कों को डांटा कि उन सब में बड़ी संयम की कमी है। वे 48 घंटे तो क्या, 8 घंटे भी चुप नहीं रह सकते हैं। फिर मास्टरों को ये भी डांटा कि वे उन्हें संयम नहीं सिखाते। उन्होंने शिकायत की कि लड़के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि के बारे में कुछ जानते नहीं। और मास्टर ये जानकर भी कि महंगाई का भत्ता और अधिक वेतन मांगते हैं, मास्टर और लड़के अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं पाए कि वे उस विषय पर उतर आए जिस पर प्रत्येक व्याख्यानदाता शिक्षा संस्थाओं में जरूर बोलता है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है और इस शिक्षा को पाकर लोग कलर्क ही बनना चाहते हैं। उन्होंने लड़कों को सुझाव दिया कि इस शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने सैकड़ों विद्वानों और हजारों समितियों का हवाला देकर बताया कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। उन्होंने विनोबा का और यहाँ तक कि गांधी का हवाला दिया। तब कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी ने भी सिर हिलाकर कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति वाकई में खराब है। उसके बाद सिर हिलाकर प्रिंसिपल, अन्य मास्टर और बाजार के घुमक्कड़ और शोधों तक ने इस बात का समर्थन किया। उनकी बात से ताड़ी पीने वाले और जुआड़ियों तक का पूरा इत्मीनान हो गया कि सच में हमारी शिक्षा पद्धति तो बहुत खराब चल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली शताब्दी की एक असाधारण उपलब्धि है कि हम इतनी जल्दी जान गए कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। फिर उन्होंने लड़कों को खेती करनी चाहिए सिखाया कि आप लोगों को खेती करनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, स्वास्थ्य बनाना चाहिए और भविष्य का नेहरू और गांधी बनने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ये सब बातें बताई जो लड़के उनको भी बता सकते थे। इसके बाद समन्वय, एकता, राष्ट्रभाषा का प्रेम, इस सब पर एक एक अनिवार्य जुमला भी बोला। कॉलेज की समस्याओं पर विचार करने का सालाना वादा करके सेवा के बाद तत्काल मिलने वाली मेवा खाकर और चाय पीकर वे फिर 70 मील की रफ्तार पे निकल पड़े। मास्टर और लड़के भाइयों और बहनों की नकल उतारते हुए अपने अपने घर चले गए।
शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन के सुझाव पर अमल करने के लिए कॉलेज में माली, चपरासी और मजदूर ही रह गए। क्लर्क ने मेवे की प्लेट पर निगाह डाली और उसमें बचे हुए काजू के एकमात्र टुकड़े को पहले मुंह में रखना चाहा, बाद में कुछ सोचकर उसे नाली में फेंक दिया। बद्री पहलवान पड़ोस के जिले में एक नौजवान की जमानत लेने गए थे। उस पर बलात्कार और मारपीट का मुकदमा था। जाने से पहले उन्होंने रंगनाथ को सुनाकर कहा, गुंडा है, जहाँ जाता है कोई ना कोई झंझट पाल ही लेता है। उन्होंने बैज से 1,500 रुपए के नोट लेकर अपनी जवाहर कट जैकेट की भीतरी जेब में ठूस लिया। रंगनाथ ने पूछा, इतना रुपया नगद ले जाने की क्या जरूरत है? बद्री बोले, गुंडे इजलासों के नीचे ही नहीं ऊपर भी हैं। हकीम तो रोक आकर जमानत कर देता है और कागज अहलकारों के पास चला जाता है। फिर भी झंझट, जमानत का कागज दिखाओ, जायदाद का नक्शा पेश करो, फिर उसकी कच्ची तस्दीक करो, फिर पक्की करो। हर जगह रुपए गिनाते जाओ। तभी अब भले आदमी आमतौर पर जमानत नहीं कराते, जेल में ही रह लेते हैं। नकदी में बड़ा हराम है। जैसे ही हाकिम कहेगा कि 1,000 रुपए की जमानत दो, वैसे ही 10 हरे हरे नोट मेज पर फेंक दूंगा और कहूंगा, लो भाई, रख लो जहां मन चाहे। रंगनाथ ने बात को आगू बढ़ाया, पूछा, बद्री दादा, जब वो गुंडा है तो उस पर हाथ क्यों रखते हो? सड़ने दो साले को हवालात में। तो बद्री ने कहा, गुंडा कौन नहीं है रंगनाथ बाबू, गुंडे के सिर पर सींग थोड़ी निकलते हैं। बद्री ने धीरे से कहा, मैं तो कुल इतना ही जानता हूँ, कभी वो भी हमारे अखाड़े का चेला हुआ करता था। दुनिया की निगाह में वो चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, मैं तो तब की याद करता हूँ जब वो मेरी लंगड़ी खाकर लद लद गिरा करता था। उनकी आवाज मुलायम और चिकनी हो गई। आखिर अपना ही बालक बालक है ना वो, पालक बालक। उसका प्रयोग रंगनाथ के लिए नया था, पर वह उसका मतलब बखूबी समझ गया। उसकी खोपड़ी में एक शीर्षक पौधा, आधुनिक भारत में पालक बालकों का महत्व। कल तक अखाड़े में लात मारा करता था। बद्री पहलवान बड़ी भावुकता से ये कह रहे थे, अब पूरा पहलवान बन गया है। हर पालक बालक के कैरियर की शुरुआत इसी तरह होती है, रंगनाथ ने सोचा। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक बालकों का मेला लगा होता है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो अपनी इज्जत अपने पालक बालकों को सौंप देता है। पालक बालक उस इज्जत का खींचना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद वो 1,000 धाराओं में फूट कर बहने लगती है। वो लोकसभा विधानसभा की बहसों को सराबोर करती है। अखबार और रेडियो उनके छींटों से गंधाने लगते हैं। पूरा लोकतंत्र उसमें डूबने लगता है। हमें तो हंसी इस बात पे आ रही है कि बेचारे रंगनाथ यहाँ पीएचडी कर रहे हैं कि ये गोपालगंज की राजनीति समझ रहे हैं। अंत में वो बेहियाई के महासागर में समा जाता है। तो ये इसका कंक्लूजन निकाले। बद्री पहलवान ने उनको और समझाया कि रंगनाथ बाबू सुनो। रंगनाथ को भी लग रहा हुआ पढ़े लिखे हम हैं कि ये रूपन और बद्री हमको पढ़ा रहे हैं। झगड़ा इस तरह से हुआ कि पड़ोस में एक बावन रहता था। महापुरुष इतने कहते कहते में सिंहासन पर बैठे और अपने पालक बालकों की कहानी सुनाने लगे। अब मेरे पालक बालक खेल देखते रहते। इस देश में महापुरुषों और पालक बालकों के अलावा कुछ सिरे फिरे भी बसते हैं, यानी सिर फिरे भी हैं। वे कभी कभी महापुरुष के सामने आकर चीखने लगते हैं, कहते, महापुरुष, तुम्हारा पालक बालक बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, तुम्हारी इज्जत को रगड़ रगड़ कर पानी बनाए दे रहा है। ऐसे मौके पर ज्यादातर महापुरुष इतना कहते हैं, भ्रष्टाचार तो माननीय महा से, आओ हम पहले इस बात की जांच करें कि भ्रष्टाचार होता क्या है। रंगनाथ सोचता रहा। तो सुनो, पड़ोस में एक बावन रहता था, उसकी जोरू कुछ नवान सी थी। बद्री पहलवान के ये कहते ही रंगनाथ आधुनिक भारत में पालक बालकों का महत्व की बात भूल गए। अब उनकी कहानी आ गई उस बावन के पारिवारिक इतिहास को सुनने के लिए। ये जो हमारा पट्टा था ना, जो अखाड़े में था, जिसको गुंडा लोग कहते हैं, वो बस बावन की जोरू से कुछ खसड़ पसड़ कर रहा था। महीनों भर यही चला। बावन सब कुछ देख रहा था, अनजान था। एक दिन ऐसा हुआ कि सीख की आड़ भी नहीं रही। बावन ने सरासर अपनी आंखों से देखा, वो पट्टा उसकी जोरू को लपेटे बैठा है, पर उसने आंखें भर ली। अब इतना क्या था, इस पे आ गए वो पट्टे की ताव। तबीयत का साथ था, ज्यादा खींचीर पीचीर में पड़ता नहीं। वहीं से कूदा, उसने बावन की गर्दन पकड़ ली और उसे झकझोर कर कहा, क्यों बे, सामने से निकला जा रहा है, तुझे शर्म नहीं लगती? मर्द बच्चा होकर तुझे गुस्सा भी नहीं आता? अब ललकार दिया। अब बेचारा बावन क्या करे, कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। इस पर हमारे पट्टे ने हंसी हंसी में उसे लंगड़ी चित कर दी। उसकी हड्डी टूट गई। फिर तो रोना पीटना मच गया। बावन चिल्लाने लगा। उधर उसकी जोरू भी चिढ़ाने लगी कि देखो मेरी इज्जत ले रहा है। अब बोलो रंगनाथ बाबू, दुनिया में दुश्मन किसके नहीं होते। इस बात पर रपट लिखा दी गई और हमारा पट्टा फंस गया। अब बेटा बैठे पुलिस के दरवे में। बद्री पहलवान मौज में आकर हंसे। रंगनाथ ने कहा, पर बद्री दादा ये तो ठीक नहीं है। बेचारी की बीवी को भी और उसे बेचारे को भी, एकदम बेचारी की बीवी को भी लपेट लिया और उसकी भी हड्डी तोड़ दिया आपके पट्टे, आपके चेले ने, जिसको आप बचाने जा रहे हो। बद्री हंसते रहे, बोले रंगनाथ बाबू, चाहे कहो चाहे ना कहो, यही सच है। अपनी जोरू को जो काबू में न रख पाए वो उम्र पर बेचारा ही रहेगा। उसके ऊपर कहाँ तक तुम रहोगे? फिक्र तो हमें अपने पट्टे की है।
हंसी मस्करी में हवालात तक पहुंच गया बेचारा। ये बद्री पहलवान के चले जाने के बाद रंगनाथ आज छत पर अकेला रह गया था। इन दिनों जाड़ा बहुत तेजी से था और उसका आनंद लेने की नीयत से बद्री ने अपनी चारपाई कमरे के बाहर डाल दी। रंगनाथ कमरे के अंदर सोता था। रात के लगभग 11 बजे थे। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। चारपाई के पास लकड़ी के बक्से पर एक बैटरी वाला रेडियो चल रहा था। लकड़ी के बक्से में कॉलेज के लिए किताबें आई थी। किताबें प्रिंसिपल के घर में और बक्स मरम्मत के बाद वैजी के घर में आया था। रेडियो भी कॉलेज का था, जो रंगनाथ के यहाँ आ जाने के बाद वैजी के घर पर मंगा लिया गया था। उसके आते ही रूपन बाबू वाला करिश्मा, जिसे कान में लगाकर स्थानीय रेडियो स्टेशन के हालचाल लिए जा रहे थे, अनावश्यक हो गया था। रेडियो को रात के कुछ घंटों को छोड़कर हर समय, चाहे कोई कमरे में हो या ना हो, बेतकल्लुफी से बजने दिया जाता। इस समय रेडियो पर शास्त्रीय संगीत का एक प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच रहा था। दंगे की नौबत आ गई थी। वायलिन और तबले वाले एक दूसरे पर 200 मील फी घंटे की रफ्तार से टूट रहे थे। लगता था उनकी मोटे टकराकर चूर हो जाएंगे। अचानक वायलिन वादक ने बड़ी जोर से एक क्रिक की आवाज निकाली, जो बर्ची की तरह रंगनाथ के कॉलेज में घुस गई। तब तक से तबले का एक धड़ाका सुनाई दिया। वो संगीत नाटक अकादमी तक की नींव हिला देने वाला था। उसने उछलकर रेडियो की ओर देखा कि कहीं वो सच में टूट तो नहीं गया। पर वो अपनी जगह पर कैसबिया ब्लांक की तरह अड़िग था और संगीत जगत के घमासान जंग चल रहे थे। अब वायलिन वाला दुम बजाने लगा, तबले वाला जोश। रंगनाथ ने थकान की एक सांस ली और रेडियो बंद कर दी। अंधेरा, जाड़े की रात में पूरे ईश्वर से प्रकट था। इस मौके पर आदमी को ईश्वर के होने में भला ही विश्वास न हो, भूतों के बारे में विश्वास होने लगता। रंगनाथ को एकदम से डर तो नहीं, पर कुछ अजीब सा लगा। जो ईमानदारी से पूछा जाए तो डर का ही दूसरा नाम था। पर डर अपने पूरे तीखेपन से हावी नहीं हो पाया, क्योंकि उसी समय उसने रूपन बाबू के बारे में सोचना शुरू किया। और रूपन बाबू की याद उसे आते ही बेला नाम याद आ गया। बेला लड़की, जिसे रंगनाथ ने कभी देखा ही नहीं था, पर उसने सुन रखा था कि रूपन बाबू ने उसे एक प्रेम पत्र लिखा था। उसे मालूम भी नहीं था कि प्रेम पत्र कितना लंबा चौड़ा और गहरा, और उड़ती हुई खबरों से उसे पता चला था कि उसमें सिनेमा के गानों के कुछ टुकड़े जोड़कर वाक्य बनाए गए। मशहूर था। उसे पहले बेला की बुआ ने घर के एक कोने में पड़ा हुआ पाया था। उसने उसे बाद में गयादीन के सामने पढ़ाया। 2-3 शुरुआती वाक्य तो गयादीन की समझ में कुछ आया भी नहीं, और उसके बाद उसने पढ़ा, मुझको अपने गले अर्थात गले लगा लो ओ मेरे हमराही। इसका अध्ययन करते उनके ज्ञान के कपाट धड़ाम से खुल गए और वे समझ गए कि ये सुझाव किसी ने बेला के विचारार्थ पेश किए हैं। बस क्या था, आखिरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते इस दस्तावेज की असलियत बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि उसमें कहा था, ये मेरे प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना हो, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। अब दस्तावेज के लेखक थे श्री और उपन। सुना गया था कि गया दिन के अलावा इसे प्रिंसिपल साहब ने भी देख लिया, और वहां भी यही था। गया दिन ने रूपन बाबू के नैतिक उत्थान पतन को न जाने क्यों प्रिंसिपल साहब के साथ जोड़ दिया। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। ये प्रेम पत्र नहीं, बल्कि उच्च कोटि की कविताओं का एक संग्रह है, जिसका साहित्यिक महत्व रूपन ने लिखा है। शायद उसको साहित्यिक संस्करण के बारे में पता हो, पर इस सांत्वना के बावजूद गया दिन इस लिखा-पढ़ी को बदचलनी का सबूत मानते रहे। और जब प्रिंसिपल साहब ने उन्हें कई कविताओं के कुछ ऐसे ही टुकड़े सुनाकर समझाने की कोशिश की कि साहित्य में ये चीजें अफराज से पाई जाती हैं, तो गया दिन कहने लगी कि तुम्हारा साहित्य भी तुम्हारी बदचलनी का ही सबूत है। दोनों ने अंत में यही तय किया कि इस दस्तावेज की बात कहीं नहीं जाएगी। उसी के दूसरे दिन शिवपालगंज में कई खबरें फैली। एक खबर यह थी कि खन्ना मास्टर के दल के किसी लड़के ने बेला को एक प्रेम पत्र भी लिखा और उसमें झूठ मूठ रूपन का नाम भी जोड़ दिया है। दूसरी खबर ये भी थी कि बेला ने रूपन को एक प्रेम पत्र लिखा था, जिसका जवाब रूपन ने भेजा था, पर वह जवाबी पत्र गयादीन के हाथों पकड़ा गया। गयादीन, ध्यान देना है, चंगामल इंटर कॉलेज का ये, जैसे प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के ओहदे के बाद इसका भी ओहदा आता था, वो भी बेइज्जती से मारा गया था। तीसरी खबर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई वो ये थी कि बेला एक बचलन लड़की है। ये इस तीसरी खबर का ही करिश्मा था कि रंगनाथ ने इस समय डरना छोड़कर बेला के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उस दिन मेले से लौटते समय उसने रूपन से प्रेम पत्र के बारे में जो सुना था, उसके बाद उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह रूपन से इस विषय में दोबारा बात करे। अभी समय के कान में बेला के बारे में उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए सिर्फ कल्पना थी, स्मैथुन और कुंठा थी, चूंकि काफी हद तक ये चीजें हमारी कलाओं की प्रेरक शक्तियां हैं। इसलिए इस समय रंगनाथ एक कलाकार की हैसियत से इन क्षणों को जी रहा था। कैसी होगी वह मधुमती, वैजयंती माला की तरह गोदान में सुबह खोटे जैसी, अभियान में वाहिदा रहमान जैसी। ये सब तो माधुरी हिंद जैसी हो चुकी हैं। बेला अभी बहुत ताजगी होगी, कैसी होगी नहीं मालूम, पर जैसी भी हो, जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। एक फिल्मी गाने का एक टुकड़ा रंगनाथ के गले में हड्डी ऐसा अटक गया और वो मुस्कुराया। अंधेरे में बहुत खूबसूरत, लगभग 1.5 इंच चौड़ी मुस्कान मुस्कुराया। बेला के बारे में उसने बहुत सोचा, इतना सोचा कि हर नाप और वजन के सैकड़ों दिमाग में उसके एक चित्र को करने लगे, और उसने जो बहुत चाहा कि इनमें से एक भरी पूरी तस्वीर निकल गया है।
यानी यहाँ पे जो थीसिस का विषय लिखना था, वो थीसिस का विषय भूल के रंगनाथ पूरी तरह सिपालगंज की राजनीति में, वहाँ के प्रेम प्रसंग में पूरी तरह तल्लीन हो गए। इसे पता भी नहीं है कि एक तो ये स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे सिपालगंज जय वैद्य ने भेजा था, और दूसरा इसको अपने थीसिस के काम को आगे बढ़ाना था। इसी तरह दूसरी रात को भी रंगनाथ जब छत पे लेटा रहा तो बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। दिन में सनीचर और कालिका प्रसाद के प्रयासों से बनाए गए कोऑपरेटिव फॉर्म का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के लिए आए हुए अफसर जी से वैद्य जी ने अपनी कोऑपरेटिव यूनियन के गबन, वहाँ पे आपने देखा ना कि चोरी भी हुआ था, तो उसकी जो कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हुआ था, उसका जिक्र करते हुए उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया जिसके द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि वो गबन की रकम अनुदान के रूप में कोऑपरेटिव यूनियन को दे दे। बेज ने ठंडे सुरों में समझा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उससे ये निष्कर्ष निकालेगा कि सरकारी अधिकारी सहकारिता आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये अफसर निश्चय ही डेल कार्नेगी की किताबें पढ़कर आया हुआ, तभी वो वैद्य जी की हर बातों पर कहता रहता है, आप ठीक कहते हैं, किंतु इस जुमले को उसने 7 बार दोहराया। जब उसने 8वीं बार मुंह खोलकर कुछ आवाजें निकाली तो उससे आपको अनुदान मिलेगा जैसा सुरीला संगीत नहीं निकला, बल्कि फिर वही पुराना जुमला। सुनते ही बैज जी दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और नेहरू की योजनाओं को एक में मिलाकर उस अवसर पर बिगड़ पड़े कि आप लोग देश का उद्धार इसी प्रकार करेंगे। यह किंतु परंतु तथापि ये सब क्या है श्रीमान, ये नापुंसकों की भाषा है। अकर्मण्य व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को देश को वंचित करते हैं। आपका निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं। इसके बाद वैद्य जी ने देश की दुर्दशा पर एक व्याख्यान दे डाला। व्याख्यान दे चुकने के बाद एकदम शांत नहीं हुए, थोड़ी देर गुनगुनाते रहे। अफसर भी विनम्रता के बावजूद गुनगुनाता रहा। फिर दूसरे लोग भी गुनगुनाने लगे। सनीचर का जलसा पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए इस गुनगुनाहट ने उसकी सफलता पर कोई असर नहीं डाला। इस तरह की बुनबुनाहट शहर में रहते हुए उसने हर समय हर जगह सुनी थी। वो जानता था कि हमारा देश बुनबुनाने वाले देशों का देश है। दफ्तर और दुकानों में, कल कारखानों में, पार्कों और होटलों में, अखबारों में, कहानियों और कहानियों में चारों तरफ लोग बुनबुना रहे थे। यही हमारी युग चेतना है, इसे वो अच्छी तरह से जानता था। यहाँ गांव में भी उसने यही बुनबुनाहट सुनी थी। किसान अमला हलकारों के खिलाफ बुनबुनाते थे और लगभग सभी किसी न किसी तकलीफ में थे और कोई भी तकलीफ की जड़ में नहीं जाता था। वैजी की यही विशेषता थी कि वे बुनबुनाते नहीं थे। आज उन्होंने बुनबुना कर रंगनाथ का दिल तोड़ भी दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो गरजेंगे, उसके बाद बरसेंगे, पर वे पहले तो गरजे और बाद में बुनबुना कर बैठ गए। और ये तब हुआ था जबकि अफसर ने दुम हिलाने और बुनबुनाने का काम साथ साथ निभाकर उन्हें इशारा दिया था कि कोऑपरेटिव यूनियन के हिसाब का स्पेशल ऑडिट कराना जरूरी है। यहाँ गरजने वालों का नहीं, बुनबुनाने वाले का देश है, उसने सोचा। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए फुअड़ आवाज ने रंगनाथ के कान पर तमाशा सा मारा। ये थे कुशार प्रसाद अपने दरवाजे पर बैठे, किसी को गाली दे रहे थे। बुनबुनाने वालों के वह वृद्ध नेता, पर वे रो नहीं रहे थे। उसे जाहिर था कि गलियां छोटे पहलवान के लिए गालियां जब छोटे को ना देकर किसी और को देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ एक भावात्मक स्थिति बरती, वैसे जैसे जंगल में मोर नाचता उद्घाटन के मौके पर नेता बोलता है। आवाजें सिर्फ आवाजें थीं, खुसर रह रहकर गरजते और चुप हो जाते। गांव की दूसरी छोर पर एक कुत्ता भी भौंक रहा था। फिर अचानक केके की आवाज आई, एक ऐसे कुत्ते की तस्वीर जिसकी दुम पिछली टांगों के बीच में है, मुंह छाती बंद और दाएं से किसी की लाठी खाकर वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। कुछ और कुत्ते भूख रहे थे। यहाँ पे रामाधीन भीखम खेड़वी के दरवाजे की ओर से किसी नौजवान की तीखी मिमियाती आवाज भी आई, और गौर से सुनने पर उसके अंदर से नौटंकी का एक चौबोला भी निकलता। तेरी बातों से जाहिर मुझे ये हुआ, इश्क दिला रहा किसी कंगाल से। वो बार बार इस लाइन को दोहराता और गाते ही उसका गला भी रुंधने लगता। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसी लाइनें आजकल इंपॉर्टेंट जो है यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है 20 से कि ये कौन सी रचना से लिया गया है। वो बार बार इस लाइन को दोहराता और गाते ही उसका गला रूंधने और लड़खड़ाने लगता। ये ठर्रे का असर ही हो सकता था, और ये भी हो सकता था कि वो अपनी मासूका किस दुर्भाग्य पर कि उसे पहले किसी एक कंगाल से इसका नपड़ा आंसू आने लगा हो। गांव के 4-5 लफंगे नीची गली से निकलते हैं और गयातीन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद से वे रोज रात को पहरा भी देते कि जागते रहो, एक चवन्नी चांदी की जय बोल महात्मा गांधी की। अच्छा, ये भी पंक्ति आया हुआ है। नारा सभी नारों की तरह खोखला और निकम्मा था, क्योंकि चवन्नी की जगह 25 पैसे चलते थे। चवन्नी खत्म हो चुकी थी, चांदी खत्म हो चुकी थी, और महात्मा गांधी भी नहीं रहे। वे बिना सोचे समझे जो मन करता वही बोलते थे। धुंधली आवाज़ों और अंधेरे के माहौल में वो न जाने कब से सो गए। सोते-सोते उन्हें लगा कि वो किसी लिफ्ट पर खड़ा और कई मंजिल नीचे की ओर धंसा जा रहा है। अचानक वो लिफ्ट 3-4 मंजिलों को एक साथ पार करके ऊपर चला गया। रंगनाथ गुनगुनाया, नारियल के तेल और किसी सस्ते इत्र की महक उसकी नाक के भीतर घुसी। न वो खुशबू थी, न बदबू, सिर्फ बू थी। चूड़ी की हल्की सी खनखनाहट ने उसकी नींद को एक धक्का सा लगाया, और तब एक क्षण में उसने वो अनुभव किया कि जो एक जीवन भर खजुराहो और कोणार्क की कला का अध्ययन करके भी नहीं किया जा सकता। वो चारपाई के किनारे बैठी थी। उसने एक हाथ रंगनाथ के दूसरी ओर टिका लिया
और उसको अपनी छाती पर दो स्तनों का गहरा दबाव महसूस हुआ। उन स्तनों और उनकी छाती के बीच उन्हें ढकेलने वाले कपड़ों के अलावा एक मोटा लिहाफ भी था, पर उनकी गर्मी और मजबूती छिप नहीं पा रही थी। रंगनाथ की सांस रुक सी गई। लिहाफ उसके चेहरे से खींच लिया गया था, पर अंधेरे में एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी छाती पर पड़ने वाले गर्म और विस्फोटक दबाव गुस्सा बढ़ गया। उसी वक्त उसके गाल पर एक चिकना रेशमी गाल आकर टिक गया। एक गहरी खींची हुई सिसकी ने कहा, हाय, सो गए? रंगनाथ की नींद उड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया। उसके मुंह से अस्वाभाविक तौर से निकला, कौन है यहाँ पे? कौन बैठा है? एक क्षण के लिए उसकी धड़कन जैसे बंद सी हो गई, फिर अचानक वो उछलकर चारपाई से दूर खड़ी हो गई। दबे गले से उसने कहा, हाय मेरी मैया। अपनी माँ का आदर करना बहुत अच्छी बात है, पर ये शब्द इस समय सिर्फ घबराहट प्रकट करने के मतलब से कहे गए थे। रंगनाथ रजाई झटक कर खड़ा हो गया, पर तब तक वह इस छत से उस छत पर और उस छत से किसी और छत पर पहुंच गई। खुले दरवाजे से बाहर आकर वह बरामदे में खड़ा हो गया। ठंडक थी। काफी देर तक वह कान लगाकर सुनता रहा, पर हवा की सुरसुराहट के सिवा उसे कुछ और नहीं सुना पड़ा। आने वाली को हाय मेरी मैया के पवित्र नाम स्मरण के बाद और कोई संदेशा देना बाकी था ही नहीं। दरवाजा अंदर से बंद करके जब वो चारपाई पर दोबारा लेटा, उसे कई बातें समझ में आई। पहली तो यही कि कोणार्क, भुवनेश्वर और खजुराहो आदि की नारी मूर्तियों का उभार पत्थर से उतरकर यदि सांस में आ जाए तो आदमी को पागल बना देने के लिए काफी है। उसने ये भी समझ लिया कि पुरातत्व के बारे में और भारतीय कला के ऊपर उसने जितना पढ़ा है सब अधूरा और वाहियात है, और भारतीय कला में डॉक्टरेट लेने के बजाय सुर सुंदरी बोझ वाले दो जीवंत स्तनों का सहारा पा लेना अपने आप में एक महान उपलब्धि है। और इन सबकी हल्की फुल्की बातों को एक किनारे धकेल कर एक दूसरी बात, असली बात जो उसे मत्ती रही, वो ये थी कि श्रीमान आप चुगन हैं। आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आप घबरा क्यों रहे थे? आपने उसे कुछ और करने का मौका क्यों नहीं दिया? श्रीमान आप चुगत नहीं है, गधे हैं। चुके हुए अवसरों को लिस्ट में एक और लाइन में जोड़ ली है। जोड़ा है कि नहीं? श्रीमान आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक हिंदुस्तानी विद्यार्थी हैं जिनकी किस्मत में तस्वीर की औरत बन लिखी है। सोने का दोबारा कोशिश की, पर नींद कहाँ आती है। उसका हाथ अपने अपने छाती की ओर पहुंच गया और खेदपूर्वक स्वीकार करने लगा कि वहां और कुछ नहीं है, केवल उसी की खुरदरी छाती। कौन है वो? इस विषय में वो ज्यादा सोच भी नहीं सका, क्योंकि सोचने के रास्ते में दो पहाड़ खड़े हुए थे। अब यहाँ से आपका 21वां अध्याय शुरू होगा, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।